हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट एंड हाउ दे आर यूज्ड। कितने टाइप के बिल्स होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर में ये बिल होता क्या है। एक ऑफिशियल डेफिनेशन अगर इसकी बताऊं तो बिल एक प्रपोजल होता है किसी लेजिस्लेशन को बनाने के लिए। अगर वो पास हो जाए, ये प्रपोजल अगर पास हो जाता है तो ये लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो समझ लीजिए जैसे हम डे टू डे लाइफ में किसी चीज के लिए प्रपोजल देते हैं। आपने किसी को प्रपोजल दिया कि यार मैं तेरी गाड़ी इतने में खरीद लूंगा, उसी टाइप का ये प्रपोजल होता है। बस जब ये पार्लियामेंट में होता है तो इसको जो वर्ड दिया जाता है वो होता है बिल। एक ऐसा प्रपोजल, एक लेटर, मान लीजिए एक पर्सन है ए जो पार्लियामेंट का मेंबर है, वो एक प्रपोजल लेकर आएगा। अब वो एक प्रपोजल लेकर आया कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हर सैटरडे को ऑफ होना चाहिए, चाहे प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय हो। वो ये प्रपोजल लेकर आया ये चाहते हुए कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा दोनों हाउसेस प्लस उसको एसेंट मिल जाएगी प्रेसिडेंट की, तब ये बन जाएगा लॉ। तो ओवरऑल बिल क्या है? एक प्रपोजल है लेजिस्लेशन का जो अगर एक्सेप्ट हो गया राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो लॉ कहलाने लग जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल। देखिए बिल में दो चीजें हैं, एक तो टाइप्स ऑफ बिल भी है और एक क्लासिफिकेशन ऑफ बिल भी है। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स क्या होती है बिल की। बेसिकली बिल की दो टाइप होती है, एक होता है पब्लिक बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल क्या होता है? ये पार्लियामेंट में कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? पब्लिक बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई मिनिस्टर है तो वो ही इस पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस कर पाएगा, यानी रूलिंग पार्टी का जो मिनिस्टर है। इस बिल में बेसिकली क्या होती है, जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो क्या क्या पॉलिसीज बना रही है वो रिफ्लेक्ट करी जाती है। इसको हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 दिन का एक नोटिस देना जरूरी हो जाता है। वहीं बात करें अगर प्राइवेट बिल की, तो प्राइवेट बिल को कोई भी मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मिनिस्टर हो। अब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जैसे एग्जांपल कर ले लोकसभा का, वहां पे 545 सीट है, तो क्या सबके सब थोड़ी वहां पे मिनिस्टर होंगे? कुछ मेंबर्स भी है ना। तो कोई अगर मेंबर है तो वो प्राइवेट बिल को रिफ्लेक्ट कर सकता है। बेसिकली ये क्या रहता है, जो पब्लिक मैटर्स होते हैं उन पे डिस्कशन करने के लिए ये बिल लाया जाता है। इसको अगर हाउस में इंट्रोड्यूस कराना है तो 1 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप मेंबर है पार्लियामेंट के, या आप सॉरी पार्लियामेंट के अगर आप मेंबर है, अगर आपको प्राइवेट बिल लाना है तो आप 1 महीने पहले बता देंगे कि मैं इस तारीख को ये बिल लाने वाला हूं। और अगर आप पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप 7 दिन पहले बताएंगे। बस ये फंडा है टाइप्स ऑफ बिल का। इसके बाद बात करते हैं बिल्स के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बिल्स को टोटल 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सॉरी, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बिल्स को टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है ऑर्डिनरी बिल। हर मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स वो आ जाते हैं ऑर्डिनरी बिल में। एक एग्जांपल के तौर पे कोई स्टेट में इलेक्शन हुए, सरकार बन गई, अब वो सरकार कुछ नई नई पॉलिसीज लाना चाहती है या पुरानी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को रोकना चाहती है, तो उसके लिए वो कोई बिल पास करवाना चाहती है। तो ये सारी कैटेगरी आ गई ऑर्डिनरी बिल्स, यानी जनरल जो डे कोर्स में चीजें होती है सरकार के द्वारा वो ऑर्डिनरी बिल्स में आ जाती है। दूसरा है मनी बिल्स। मनी बिल कंसर्न होते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। टैक्सेशन कैसा होगा, पब्लिक का एक्सपेंडिचर, हमारे ऊपर कितना खर्चा हुआ, गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया, कितना पैसा बांट दिया, ये सारे आ जाते हैं मनी बिल्स में। मनी बिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल भी कुछ हद तक मनी बिल्स के जैसे होता है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लीजिए, टैक्सेशन का जो प्रोसीजर है या टैक्सेशन कलेक्शन की जो बात है वो मनी बिल्स में है, लेकिन उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं या टैक्सेशन का जो रेजाइम है, स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो फाइनेंशियल बिल बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, चौथा बिल, ये बात करता है अमेंडमेंट्स को लेके। हमारे जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स बने हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके का संशोधन करना है, किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है, तो इन बिल्स को पास किया जाता है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, आपने किताब उठाई होगी, तो आपने बहुत बार देखा होगा किसी आर्टिकल के सामने ऐसे ए लिखा रहता है,
114A या XYZ कुछ भी, तो जो ए है ना, दिस डिनोट्स कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई है और उसके बाद इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है। तो शुरू करते क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स में। सबसे पहला ऑर्डिनरी बिल। किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए ना 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा पार्लियामेंट में, उसके बाद ही उसको स्टैच्यू बुक में जगह मिलेगी। पहला स्टेज है जिसको बोला जाता है फर्स्ट रीडिंग। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो मेंबर या जो भी मिनिस्टर इस ऑर्डिनरी बिल को हाउस में ला रहा है, चाहे वो राज्यसभा में लाए चाहे वो लोकसभा में लाए, उसको करना क्या है, इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है, प्लस ये बिल ऑफिशियल गैजेट जो है हमारा उसमें आ जाएगा। ये दो ही चीजें होती है फर्स्ट रीडिंग में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल प्लस उसको ऑफिशियल गैजेट में एंट्री देना या पब्लिसाइज करना, ये आ जाता है आपका फर्स्ट स्टेज में, जिसको कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग। एग्जाम्पल, पर्सन है ए, ये मेंबर है लोकसभा के, इनको लगा कि अब इनको कुछ प्रपोजल देना चाहिए नया कानून लाने के लिए, तो इन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया। तो उसकी जो फर्स्ट रीडिंग रहेगी वो ऑर्डिनरी बिल था, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, सिर्फ इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा हाउस के सामने, प्लस ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा कोई एक बिल है जो ए नाम के मेंबर है वो लेकर आए हुए हैं। सेकेंड स्टेज जो रहती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सेकेंड स्टेज के अंदर 3 सब स्टेजेस भी इन्वॉल्व होती है। पहली है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। इस स्टेज पे क्या होता है, जिस हाउस में आपने बिल प्रेजेंट किया था वो इन चारों में से कोई एक एक्शन लेगा, या तो वो बिल को तुरंत कंसिडरेशन में ले लेगा, अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल, इसको अभी के अभी इस पे डिस्कशन करते, अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही रहेगा, या फिर वो कोई एक तारीख फिक्स कर देगा कि इस तारीख के बाद या फिर दिवाली के बाद इस तारीख को हम इस बिल पे चर्चा करेंगे। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, जो हाउस है वो एक कमिटी को रेफर कर सकता है या फिर एक ज्वाइंट कमिटी को भी रेफर कर सकता है कि आप लोग इस बिल को देखिए, समझिए और उसके बाद हमको बताइए। चौथा, अगर उसे लगता है कि इसमें पब्लिक ओपिनियन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि पब्लिक के बीच में है उनको बताया जाएगा और वो पब्लिक को इस बारे में बताएंगे, या आजकल बहुत सारे अदर मीन्स हो गए हैं जिससे हम पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं, तो इस बिल के बारे में पब्लिक का ओपिनियन लिया जाएगा। तो बेसिकली ये 4 चीजें हो गई जब आप सेकेंड रीडिंग के स्टेज पे आए। जैसे ही स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन खत्म होता है, कमिटी स्टेज आ जाता है। ये तब आएगा जब आपने कमिटी को रेफर करने दिया है। कमिटी क्या करेगी, इस बिल को थॉरली एग्जामिन करेगी एकदम डिटेल में, क्लॉज बाय क्लॉज। अगर वो चाहे तो उसके कुछ प्रोविजंस को अमेंड भी कर सकती है, लेकिन उस बिल का जो क्या बोल सकते हैं मूल स्वरूप है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर मैंने कोई बिल को इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होगा, उसका एक प्रिंसिपल होगा, आप उस प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसमें कुछ आप अमेंडमेंट जरूर कर सकते हो अपने एक्सपर्टाइज के द्वारा। तीसरा आ जाता है कंसिडरेशन स्टेज। अब उसके बाद क्या होगा, कमिटी ने अपना सारा रिपोर्ट दे दिया वापस हाउस में कि भैया हमने ये चेंजेस जो करने थे या नहीं करने थे, हमने थॉरली इसको पढ़ लिया, अब हम आपको इसको वापस कर रहे हैं। अब जब ये बिल वापस हाउस के पास आ जाएगा तो या तो हाउस उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, और उसके बाद जितने भी उसके प्रोविजन है बिल के, उनको और डिटेल में देख के उस पर वोटिंग करवाएगा कि क्या ये क्लॉज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जिसको कहा जाता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, अब हाउस जो है वो एक प्रॉपर डिबेट करेगा कि क्या करे भाई, इस बिल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर बात आती है एक्सेप्टेंस की, तो जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है, जिस भी हाउस में बिल को प्रेजेंट किया था, उसके जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये लोग डिसाइड करेंगे कि इस बिल को एक्सेप्ट करे या ना करा जाए। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी आ गई तो ऑब्वियसली ये बिल एक्सेप्ट हो गया, फिर अगले हाउस में चला जाएगा, या अगर माइनॉरिटी रही तो ये बिल वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। एक बिल को माना जाता है वो पास हो जाएगा पार्लियामेंट में तब जब वो दोनों हाउसेस से, यानी आपके राज्यसभा प्लस लोकसभा से पास हो गया हो और उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया हो, प्रेसिडेंट ने हामी भर दी हो कि हाँ अब ये एक लॉ बन सकता है। अब भाई तीनों स्टेज तो एक हाउस में कंप्लीट हो गए थे,
हमने एग्जाम्पल लिया था, जो ए पर्सन था उसने ये जो बिल है वो लोकसभा में डाला था ऑर्डिनरी बिल, तो तीनों स्टेज से निकल गया। फर्स्ट स्टेज हुआ, इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑफिशियल गैजेट में पोस्ट कर दिया। सेकंड स्टेज आया, अच्छी बड़ी एक उसमें डिबेट हुई, उसमें भी 3 सब स्टेजेस थे, हमने वो भी पार किए। थर्ड स्टेज में आया, उसमें बात हुई कि एक्सेप्ट किया जाए कि रिजेक्ट किया जाए। हम मान के चल रहे यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो गया, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो हो गई, मेजोरिटी मेंबर्स ने दे दी अपनी और वो एक्सेप्ट हो गया। अब वो बिल चला जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर होगा, 3 स्टेजेस के थ्रू वो बिल पास होगा। अब सेकंड हाउस क्या क्या कर सकता है, या तो वो बिल को पास कर दे जैसे कि जैसे फर्स्ट हाउस ने भेजा था बिना किसी अमेंडमेंट के। अगर ऐसा हो गया तो ये माना जाएगा कि वो बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास हो गया है और अब वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा उसकी एसेंट के लिए। या फिर वो बिल पास करे लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी कर दे और फर्स्ट हाउस को रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए कि ठीक है आपका बिल सही था पर हम चाहते कि इसमें कुछ और संशोधन हो, कुछ चेंजेस हो, तो ये हमने इसमें कर दिया है, अब आप इसको एक बार रिकंसिडर कर लो। या तो वो ऑल द वे बिल को रिजेक्ट कर दे कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी बिल आए और वो आगे चल के लॉ बने। या फिर वो कोई भी एक्शन ना ले, बिल अपने पास पेंडिंग ही रखे, पड़ा ही रहा है, आ गया है ठीक है पड़े रहने दो। इफ सेकेंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर और डज नॉट टेक एनी एक्शन, यानी कि वो बिल को रिजेक्ट कर देता है या फिर अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है डेडलॉक। भैया सामने वाले ने हमारा बिल रिजेक्ट कर दिया या सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, वो अपने उस बिल को पड़ा ही रखा है उस हाउस में, कब पास करना है, कब क्या नहीं करना है, कब डिस्कशन करना है, कुछ नहीं बता रहा। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। जब डेडलॉक हो जाता है तब क्या होता है, प्रेसिडेंट समन करता है एक जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की कि आओ आप बैठो। जो हमारा पार्लियामेंट बना है ना, वहां पर एक ऐसा रूम भी है जहां पे जॉइंट सिटिंग होगी कि जब कभी ऐसा डेडलॉक हो जाए कि सारे मेंबर्स वहां आते हैं, प्रेसिडेंट उनको समन करता है और उसके बाद फिर से एक वोटिंग करी जाती है और फिर देखा जाता है कि ये बिल पास हो रहा है ये रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आ गई बात एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की। कंडीशन ऐसी हुई कि बिल जो था वो दोनों हाउस में पास हो गया, ठीक है, दोनों हाउस में जो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होनी थी वो दोनों भी कंप्लीट हो गई, बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, मंजूरी के लिए कि भाई आप मंजूरी दे दो तो हम इसको लॉ बना देंगे। तो अब प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले या तो वो बिल को एसेंट दे देगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, नया लॉ बना दो तुरंत के तुरंत। दूसरा, अपना एसेंट विथहोल्ड कर सकता है, यानी कि रोक सकता है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो। ये प्रेसिडेंट की पावर है एब्सोल्यूट वीटो लगाने की। वीटो पावर नहीं जो है, सॉरी, वीटो पावर जो है उसका सिंपल मतलब है रोकना। ये प्रेसिडेंट को एक पावर मिली है, एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया उसने, पूरा का पूरा जो बिल है उसको रोक दिया। या फिर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, उसने बोला कि एक बार काम करो, मैं बिल को वापस भेज रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा रिकंसिडर करो, इसको बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो यानी विथहोल्ड कर दिया अपना एसेंट, सस्पेंसिव वीटो यानी वापस भेज दिया कि एक बार और रिकंसिडर करो। और तीसरा जो होता है वो होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का क्या मतलब होता है, ये बिल आया प्रेसिडेंट के पास उसकी एसेंट के लिए और प्रेसिडेंट ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, उसको पड़ा रहने दिया, जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है पॉकेट, उठा के अपनी पॉकेट में डाल दिया, भाई ये पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ ही रहेगा। ये होती है 3 प्रेसिडेंट की पावर्स, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। तो प्रेसिडेंट इनमें से कुछ भी एक कर सकता है उस बिल के पास जो उसके पास आया हो। तो ये बात थी पूरी अभी तक ऑर्डिनरी बिल्स की। अब आगे चलते हैं और देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट बिल्स, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या क्या होते हैं। अगर इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे तो मनी बिल डील करता है आर्टिकल 110 से, बस आर्टिकल 110 सब क्लॉज 1 में जितनी चीजें लिखी है केवल वही मनी बिल्स है। वहीं फाइनेंशियल बिल 2 पार्ट में बटा हुआ है, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में। आर्टिकल 117 का सब क्लॉज 1 डील करता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 से और 117 सब क्लॉज 3 डील करता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 से। ठीक है, अगर आपको कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं है, तो इसका सर्टिफिकेशन देता है स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये जो आप बिल प्रेजेंट कर रहे हो पर्टिकुलर, ये मनी बिल है कि नहीं है।
वहीं फाइनेंशियल बिल्स में ऐसी कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरीके की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई थप्पे की जरूरत नहीं है कि ये जो बिल हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल बिल है कि नहीं है। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 जो है वो भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी जो 2 है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगहों पर इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उसके बिना नहीं कर सकते। फाइनेंशियल बिल 1 में भी सेम प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, पर फाइनेंशियल बिल 2 में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आते जा रहा है कि दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम अमंग अबव 2। ठीक है, राज्यसभा में अगर मनी बिल गया तो राज्यसभा ना तो उसको रिजेक्ट कर सकती है ना ही उसको अमेंड कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल बिल्स चाहे कैटेगरी 1 के हो या कैटेगरी 2 के हो, दोनों को राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। प्रेसिडेंट की पावर क्या है मनी बिल्स को लेके? प्रेसिडेंट या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, पर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता। जैसा कि वो एसेंट दे सकता है अपना, या उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा बट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा, सस्पेंसिव वीटो यहां नहीं यूज कर सकता। पर फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, अपना सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट यहां पे यूज कर सकता है। जॉइंट सिटिंग्स मनी बिल के केसेस में नहीं होती है। अगर किसी भी तरीके का डेडलॉक अराइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनी बिल जो राज्यसभा है उसको अमेंड और रिजेक्ट दोनों नहीं कर सकती, तो डेडलॉक होने का सवाल ही नहीं है। अगर लोकसभा ने मनी बिल राज्यसभा में दे दिया तो राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ेगा। गुंडागर्दी लग रही है तो गुंडागर्दी ही सही, पर ऐसा ही होता है। यहां पे कोई भी प्रोविजन नहीं है डेडलॉक का। फाइनेंशियल बिल के केस में प्रेसिडेंट बिल्कुल समन करके ज्वाइंट सिटिंग करवा सकता है, और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में भी प्रेसिडेंट ये कर सकता है। तो मनी बिल का 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? स्पीकर जो है लोकसभा का वो डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं है। दूसरा, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, यानी इसके पास क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ इसको एक्सेप्ट करो। मनी बिल्स में किसी भी तरीके की ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, इन डेडलॉक का केस यहां पर अराइज होता ही नहीं है। और पांचवा, प्रेसिडेंट की जो पावर है मनी बिल को लेके वो सिर्फ 2 ही है, या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी, एक स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, ये मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी का, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन आ रही होगी, उसमें आपको सजेशन दिख जाएगा, तो वहां पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कंप्लीटली और अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ 2 हाउसेस की। हमने देखे ऑर्डिनरी बिल, हमने देखा मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब अगर ऐसा हो गया कि बॉस डेडलॉक लग गया, ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे इस हाउस से या उस हाउस से, डेडलॉक हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? समन करेगा किसको? ज्वाइंट सिटिंग को, कि आ जाओ भाई, एक जगह बैठते हैं और इस पूरे मामले को सुलझाते हैं। तो डेडलॉक का, अच्छा सबसे पहले तो ये देखो डेडलॉक कौन कौन सी कंडीशंस पे लग सकता है। सिर्फ 3 कंडीशंस है जिसमें डेडलॉक लग सकता है। अगर एक हाउस से पास था लेकिन दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर हाउस ने पास तो कर दिया था पर बोला कि थोड़े इसमें अमेंडमेंट्स कर दो, लेकिन जिस हाउस में अमेंडमेंट्स के लिए भेजा उसने मना कर दिया कि नहीं मैं अमेंडमेंट नहीं करने वाला। तीसरा, 6 महीने से ज्यादा हो चुका है वो वहां पे पड़ा हुआ है हाउस में, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये जो 3 केसेस है अगर होते हैं, रिजेक्ट कर दिया गया, अमेंडमेंट्स के लिए भेजा था उसको मना कर दिया गया,
तीसरा 6 महीने से ज्यादा हो गए एक हाउस में पड़े हुए, तो ऐसे केस में लग जाएगा डेड लॉक और प्रेसिडेंट समन कर देगा जॉइंट सिटिंग। ठीक, अब ये जो जॉइंट सिटिंग्स है ये किस किस में एप्लीकेबल है? ये ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के केसेस में ही एप्लीकेबल है। मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केसेस में जॉइंट सिटिंग्स नहीं होती। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में क्या जॉइंट सिटिंग हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है, ठीक है, कि वो उसको पास कर लेगा। स्पीकर का क्या रोल होता है जॉइंट सिटिंग में? तो जो स्पीकर है लोकसभा का वो प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को। अगर स्पीकर लोकसभा का एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो इस जॉइंट सिटिंग की मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, यानी हेड करेगा। पहला स्पीकर ऑफ लोकसभा वो एब्सेंट रहा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी नहीं रहा तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एटलीस्ट 1/10 मेंबर चाहिए, टोटल नंबर्स दोनों हाउसेस के मिला के 1/10 लोग होने चाहिए कोरम मेंटेन करने के लिए, तभी वो जॉइंट सिटिंग शुरू हो पाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका जॉइंट सिटिंग का। थोड़ा ज्यादा अगर तेज लगा होगा तो एक बार पीछे जाके रिवाइंड करके वापस देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द लीगल सागा को। थैंक यू।